पहला आपने काम क्या करना है तमाम कैंडिडेट्स ने, ये मैंने क्या किया हुआ है कि पहले मैंने क्या किया, इसको जब रीडिंग की तो मैंने इसके वर्ड मीनिंग जो है वो क्या कर लिए, नोट कर लिए। तो आपने नोट्सों के अंदर 3 पोर्शंस बना लेने हैं, अपने 3 पोर्शंस बना लेने हैं। पहला पोर्शन किस चीज का है, हमारे पास वकैब का है जी, जो हम यहां से देखते जाएंगे और वकैब जो है ना लिखते जाएंगे जी। राइट, पहला पोर्शन क्या है, वकैब का पोर्शन हो गया और मैं वकैब देखता गया और पढ़ता गया। जब आपने वकैब कर लिया, मीनिंग लिख लिए, अगर आपको लगता है आपको अंग्रेजी में समझ नहीं आ रहे तो आप जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है इंग्लिश टू उर्दू में देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। उर्दू में मीनिंग लिख लीजिएगा, कोई बुरी बात नहीं है समझने के लिए। राइट, और इस लेवल तक जाइए कि आर्ट नहीं होता, वर्ड आर्ट, आर्ट के मीनिंग को भी क्या कीजिए, गूगल कीजिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कीजिए। आर्ट का मीनिंग क्या है, आर्ट क्या है, व्हाट इज आर्ट। कोई छोटी छोटी चीज आ रही है उसको करते जाइए करते जाइए करते जाइए। आपका जब आपने ये कर लिया उसके बाद दोबारा इसको रीड करेंगे। दोबारा आपने क्या किया, इसको रीड किया और आपको समझ आई कि अब क्या कह रहा था। ठीक है जी, अब समझ आई तो अब बच्चा क्या करता है कि इसी चीज को, तमाम चीज को रीराइट करने की कोशिश करता है, वहां से पूरे के पूरे पैराग्राफ लिख लेगा, चीजें कर लेगा। बिल्कुल भी नहीं करना आपने, बिल्कुल भी नहीं करना। करना क्या है, आइए देखिए। देखिए हमारे पास कोई भी एक इशू होगा जिसके ऊपर आपको क्या दिया जाएगा, लेक्चर दिया जाएगा। वो इश्यूज को मैं 2 कैटेगरीज में डिफाइन कर देता हूं। एक इशू जो है वो है हमारे पास जो करंट में जो है, उसका करंट जो है वो जो स्टार्ट करंट इशू है, अभी वो स्टार्ट हुआ, रीसेंट हिस्ट्री में स्टार्ट हुआ, उसका रीसेंट हिस्ट्री क्या है, करंट है। और एक जो इशू जो है वो क्या है, ओल्ड इशू है। मिसाल के तौर पर यूएस चाइना राइवलरी जो है, ये नया इशू है, ये पुराना इशू है, लंबे अरसे से चल रहा है, लंबे अरसे से चल रहा है, 15-20 सालों से। और ईरान और यूएस की लड़ाई जो स्टार्ट हुई है, अभी लड़ाई जो स्टार्ट हुई वो क्या है, करंट है, यूएस ईरान जो है। राइट, 2 इश्यूज आ गए। अब आपके तमाम इश्यूज क्या होंगे, वो 2 किस्म के होंगे जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, इस तरह के हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस वाले। आपने करना क्या है, जो सवाल होता है ज्यादा कि सर मैंने वकैब पढ़ ली, समझ लिया, पहले वकैब कर ली, वकैब के नोट्स अलग बन गए, आपने देख लिया, अब आपने उसको पढ़ भी लिया, समझ भी आ गया, अब नोट्स में एक्सट्रैक्ट क्या करें। पहला क्या है कि इसका जो बैकग्राउंड होगा, इस चीज का क्या करेंगे, दोनों का हम पहली हेडिंग दीजिएगा जी, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड था क्या, बैकग्राउंड यूएस ईरान का बैकग्राउंड क्या था, ट्रिगरिंग पॉइंट तो हुआ, वो जो है उससे पहले क्या आएगा, बैकग्राउंड। वो कहां से शुरू होगा, 1979 के रेवोल्यूशन, अभी पढ़ा नहीं है आपने, समझाने लगा हूं, समझिएगा। वो 1979 के रेवोल्यूशन से शुरू हुआ। 1979 के रेवोल्यूशन की रूट्स कहां पे हैं, 1953 के ऑपरेशन एयास में। उसकी रूट्स कहां पे हैं, 1950 के इलेक्शन में। वो इलेक्शन कैसे हुआ, 1925 का जो हमारा ईरान का एक्ट आया था। तो वो सारी चीजें क्या हो गई, इसके अंदर आ गई। वो आपने एक टाइमलाइन लिख दी कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, 3-4 लाइनों के अंदर, ज्यादा नहीं, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखने। आपने बताना है कि 1920s के अंदर क्या हुआ कि हम ईरान ने एक बिल पास किया जिसके तहत इलेक्शन होने थे, 1950s में इलेक्शन हुए, एक गवर्नमेंट बनी, उसको गिरा दिया गया ऑपरेशन एयास में, और 1979 में क्या आ गया, रेवोल्यूशन आ गया। और ये चीजें पढ़ाई कहां पे होंगी, आपको किताब में भी पढ़ी होंगी और यहां पर टीचर ने भी डिटेल में पढ़ा दिया होगा। राइट, अगर आप चाहते हैं कि आपको भूल जाएगा तो आप क्या कीजिए कि वो एक पॉइंट के नीचे जो है ना, उसके सब पॉइंट बना के 2-2, 3-3 लाइनों में मैक्सिमम उनकी एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बस बैकग्राउंड आ गया। राइट, अच्छा, अब बैकग्राउंड दोनों का होगा, ये कब स्टार्ट हुई, कैसे हुई, क्या हुआ। राइट, इसके एस्पेक्ट्स आ गए। जब बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया तो अब ये वाला पॉइंट जो है इसका क्या होगा, आपने लिखना क्या है, इसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, स्टार्ट क्यों हुआ है, ये रीसेंट वाला जो इशू है, स्टार्ट कैसे हुआ, वजह क्या बनी, 3-4 पॉइंट्स लिख देंगे ना। राइट, क्यों स्टार्ट हुआ, अमेरिका ने क्या कहा कि इजराइल के कहने के ऊपर कि इनके पास जो है ना एनरिचमेंट ज्यादा हो गई है जी, अटैक करने वाले हैं। ठीक है जी, और इसका क्या होगा, इसके ट्रिगरिंग पॉइंट होंगे, इसके इरिटेंट्स होंगे। इरिटेंट्स किन्हें कहते हैं कि इरिटेट क्या चीज कर रही है। राइट, आपको यहां पे कोई जख्म हुआ, इरिटेट कर रहा है, इचिंग हो रही है, आपको इरिटेट कर रही है ना चीज। तो इरिटेंट्स क्या है,
इस इशू के यूएस और चाइना की लेवलरी जो है, इनके दरमियान इनके इश्यूज क्या हैं? इकोनॉमिक हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी के हैं, डोमिनेंस के हैं, वर्ल्ड डोमिनेशन के हैं, वो क्या है वो भी आपको पढ़ा दिया गया होगा और वो यहां से भी आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मैं अभी एक्सट्रैक्शन भी सिखाता हूं आपको, समझ आ गई? एक करंट इशू है, ओल्ड इशू है, उसका बैकग्राउंड है, फिर ट्रिगरिंग पॉइंट है करंट वाले के जो नहीं अभी स्टार्ट हुआ है 1-2 सालों के अंदर, 1-2 सालों से ज्यादा पुराना है तो उसके क्या कर लेंगे, इरिटेंट्स क्या है। ठीक है जी, अच्छा जी, आ जाइए। अब इसके बाद क्या करना है जी, आपने इन्हीं चीजों के क्या लिखने हैं जी, इंपैक्ट्स लिखते हैं। क्या लिखने हैं जी, इंपैक्ट्स। अब अगली हेडिंग क्या आ जाएगी, इंपैक्ट्स। इंपैक्ट्स जो है बेटा 2 किस्म के होंगे, एक रीजनल होंगे, लिखिएगा रीजनल इंपैक्ट्स क्या है, और एक क्या होंगे हमारे पास, ग्लोबल होंगे। एक रीजनल हो गए और एक ग्लोबल हो गए। यूएस और ईरान के जो रीजनल इंपैक्ट्स क्या है, रीजन के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, इराक के ऊपर, सीरिया के ऊपर, ये क्या लेबनान के ऊपर, ये क्या रीजनल इंपैक्ट्स है। यहां पर उस तरफ मिलिट्रीली ज्यादा है और यहां पर पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक, और पूरी वर्ल्ड के अंदर क्या आ गए, इकोनॉमिक पहला आया, वर्ल्ड के अंदर प्राइसेस बढ़ गई, चीजें होगी, वो भी आपको पढ़ा दिया गया होगा। मैं लिमिट तय कर रहा हूं आपके नोट्स की कि किस लेवल तक आपने लंबा लेकर जाना है नोट्सों को। ये नहीं कि हम बैठे हैं तो हर चीज लिखी जा रहे हैं उसके अंदर। 3-4 पॉइंट रीजनल के लिख दिए, 2-3 पॉइंट्स लिख दिए, ग्लोबल के 2-3 पॉइंट्स लिख दिए, राइट, लिख दिए। अब जब ये हो गए तो इसके बाद क्या होगा, सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं, इनको ठीक कैसे किया जाए, या इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या लिख सकते हैं, ठीक होंगे नहीं होंगे, और सॉल्यूशंस अगर आप देना चाहते हैं वो। बस जी, खत्म, एक टॉपिक खत्म। अब वो पूछेगा क्या, वो आपसे हिस्ट्री नहीं पूछेगा, आपसे वो कहेगा कि यूएस और जो चाइना की राइवलरी है उसने क्या किया है कि उसने पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एक डिस्टर्ब कर दिया बैलेंस ऑफ पावर, और लोग आपस में हर चीज क्या कर रही है, हर कोई अपने आप को इकोनॉमिकली या मिलिटरीली स्ट्रांग करना चाहता है। तो वो क्या होगा, डेटा, आ जाइए, आपने डेटा यहां से एक्सट्रैक्ट करके वहां पर अपना सवाल लिखना है। पेपर सॉल्विंग की टेक्निक्स जो है ना हम आगे पढ़ते हैं जी, समझ आ गई? तो ये है हमारे नोट्स की एक्सटेंट ऑफ द नोट्स। ठीक हो गया जी? इसके बियॉन्ड आपने नहीं जाना। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, 2-3 कोटेशन लिख लीजिए जिसने कह दिया। अगर वो कोटेशन इस बैकग्राउंड में आती है लिख लीजिए, इंपैक्ट्स में आती है, रीजनल में आती है, ग्लोबल में आती है, सॉल्यूशन में आती है, यहां पे आती है, ट्रिगरिंग पॉइंट्स, कोई एक आधी कोटेशन, 2-3 कोटेशन, बस। अब हर इसके ऊपर तो इसकी जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड, इसके ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं। सिर्फ ईरानी रेवोल्यूशन के ऊपर गूगल करेंगे नंबर ऑफ बुक्स तो आपको वो थाउजेंड्स ऑफ किताबें मिलेंगी। वो तो एक छोटा छोटा इवेंट लिखना शुरू कर देंगे, आपको जरूरत नहीं है। क्यों आया था जी, वहां पर रजा शाह की गवर्नमेंट बन गई थी। कैसे बनी थी? मुसद्दक की गवर्नमेंट को सैक किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि नेशनलाइज कर दिया था एंग्लो ईरान ऑयल कंपनी को। ये आपको पढ़ाया जाएगा, अभी डरना नहीं है इन टर्म्स को सुन के। तो बता ये रहा हूं कि जैसे मैं बता रहा हूं, आप भी 1 महीने के बाद ऐसी चीजें बता रहे होंगे और आपको याद होगा क्योंकि आपने यहां पर अपने नोट्स बनाए होंगे। तो एक टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम आपके नोट्स कहां पे आ जाएंगे? देखिए ये जो है ना, ये मैं आपको बता दूं बड़ी मुश्किल, ये एक लीफ होता है और ये 2 पेजेस हैं। एक जो है ये लीफ है, 2 पेजेस हैं। मैक्सिमम 2 पेजेस पे आपका सारा चीजें आ जाएंगी मैक्सिमम। अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव करना चाहते हैं तो क्या कर लीजिए, 3 लाइनें लिख लीजिए, 3 पेजेस कर लीजिए, मेजर पॉइंट्स लिख लिए आपने। अब आपको जब लिखने का होगा, वो अलग से पढ़ाता हूं मैं आपको, जब लिखने की बारी आएगी तो आप मैक्सिमम 8 पेजेस लिख सकते हैं 35 टू 40 मिनट, 37 टू 40 मिनट्स के अंदर, पेपर के अंदर। 8 पेजेस के ऊपर आप मैक्सिमम हेडिंग कितनी देंगे? 8 या 9 हेडिंग दे देंगे, इससे ज्यादा हेडिंग नहीं दे सकते। तो आपके तो यहां पर पॉइंट्स ही 15-20 लिखे होंगे, राइट? उन्हीं को ही एक्सपैंड करना होगा आगे पीछे करके। तो इसका मतलब है डेटा का आपको इशू नहीं रहेगा, आइडियाज का इशू नहीं रहेगा। कल मेरे पास एक बच्ची आती हैं, उन्होंने मुझे एक सवाल लिख के दिखाया 18th अमेंडमेंट के ऊपर। ठीक है जी, मैंने उनसे सवाल लिखवाया तो उनसे बमुश्किल 3 पेजेस लिखे गए। उसमें गलतियां थी, मैंने गलतियां आइडेंटिफाई करके दी। मैंने कहा इसको दोबारा ठीक करके अभी लिख के लेके आओ। ठीक है, वो दोबारा गई, उसको दोबारा लिखा, तो अब वो 5 पेजेस का लिख के आ गए। अगले दिन आई, अगले दिन उन्होंने उसी चीज के ऊपर फिर लिख के दिखाया मुझे, 6-7 पेजेस पे लिख दिया, और वो बगैर पढ़े लिखा, यानी कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा,
उसी नॉलेज के साथ मैं गाइड करता रहा, उन्होंने क्या किया, ऐड कर लिया। तो आपको 2 से 3 पेजेस जो है पॉइंट फॉर्म में काफी हैं, जिनको एक्सपैंड करेंगे, एक एक पॉइंट को एक्सपैंड भी करेंगे, कहां पर चले जाएंगे, वो 15-20 पेजेस पे चले जाएंगे। वो सारे एस्पेक्ट्स तो नहीं पूछेगा, एक एस्पेक्ट पूछेगा, और उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। क्लैरिटी हो गई कि किस एक्सटेंट तक नोट्स जाने हैं आपके? अच्छा, नाउ अब आते हैं अगली चीज की तरफ। वोकैब हो गई, उसके बाद आपने पढ़ लिया, आपने बना लिए नोट्स। अब नोट्स के साथ साथ, इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, अब जरा पेपर को इसको ना ओपन कीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं जिसको कहते हैं इंप्रोवाइजेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ एक्सप्रेशन। मैं अंग्रेजी क्लासेस में भी आपको बंडे से पढ़ाता हूं अलग से, लेकिन अभी सिखा रहा हूं ताकि आप अभी से वो करना शुरू कर दें। इसके आइएगा जी, पेज नंबर 2 पे आइए, पहले पैराग्राफ पे आइए। अब मैं 2 चीजें हो गई मेरी, एक वोकैब हो गई और एक मेरा नोट्स का टॉपिक तैयार हो गया। अब अगला तीसरा पोर्शन मैं एक बनाने लगा हूं, ठीक है जी। वो किसके ऊपर? सर ने मुझे पढ़ाया, टीचर ने हमें पढ़ाया यहाँ पे इकोनॉमी, ठीक है जी। इकोनॉमी पे लेक्चर भेजे, मैंने 3-4 आर्टिकल से अपनी इस पैटर्न पे नोट्स बना लिए किसी भी इशू के, ठीक है जी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि यार अपना एक्सप्रेशन इंप्रूव कर रहा हूं, ठीक है जी। एक्सप्रेशन इंप्रूव कैसे करूंगा? मैं यहां से कुछ लाइनें एक्सट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा? कुछ लाइनें एक्सट्रैक्ट करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि एक किताब लेके आइए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मेरी वीडियोस में भी काफी दफा आपने सुना होगा। मैं कहता हूं उसको पढ़िए। अब वो रीडिंग नहीं करनी, मैं सीएसएस के कैंडिडेट को प्लेयर रीडिंग नहीं करवाता, मैं कहता हूं कि पढ़ें, और पढ़ने का मतलब क्या है सुनिएगा। उसकी पहली लाइन क्या है? अ स्पेक्टर इज हॉन्टिंग यूरोप, द स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म। लिखिएगा जरा, देखिएगा। अ स्पेक्टर इज हॉन्टिंग यूरोप डैश एम डैश द स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है जी, पहली लाइन है जी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ वो उसकी पहली लाइन क्या है जी, मैंने लिख दी। अब मैंने ये लाइन पढ़ी, मैंने क्या किया, अपने नोट्सों में ये लाइन एक्सट्रैक्ट करके लिख ली। कम्युनिज्म का वर्ड छोड़ दिया और यूरोप का वर्ड छोड़ दिया, डैश छोड़ दिया, राइट। मैं यहां पे कहता हूं अ स्पेक्टर इज हॉन्टिंग पाकिस्तान, द स्पेक्टर ऑफ टेररिज्म, राइट। A specter is haunting Pakistan, the specter of gender inequality. A specter is haunting Pakistan, the specter of national disintegration. अब ये क्या हो गया, ये लाइन जो है मेरी हो गई। मैंने इंप्रोवाइज की, रट्टा नहीं लगाया, मेमोराइज की और उसको मोल्ड करके अपने टॉपिक के मुताबिक करके लिख दिया। वहां से आप यहां से लाइनें क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके टॉपिक वाइज आप लिख सकते हैं, ताकि अगर इकोनॉमी का आए, यूएस चाइना रिवलरी का आए, तो आप उसको मोल्ड करके अपने क्वेश्चन के मुताबिक क्या करें, लिख सकें। इज इट क्लियर? आइए देखते हैं, तो पढ़ते हैं कैसे लिखा जाएगा। सुनिएगा अभी, अब सुनिएगा आप। In earlier decades, Pakistan's Cold War alliance with the West offered policymakers the means to finance deficit and soft loans. ठीक है जी, क्या किया गया कि जब पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर अलायंस किया, ठीक है जी, तो आपने ये, आपको लाइन अच्छी लगी, आप इस लाइन को क्या कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लिख के रख लीजिए। ठीक है जी। अब इकोनॉमी पे बात आएगी तो मैं क्या करूंगा, ये लाइन इकोनॉमी की एज इट इज में क्या कर दूंगा, वहां पे लिख दूंगा 2-3 अपने, एक ये लाइन आ जाएगी। पहली लाइन जो है कि मसला कहां से स्टार्ट हुआ, कि जब पाकिस्तान ने जब बनने के फौरन बाद वेस्ट के साथ अलायंस किया कोल्ड वॉर के दौर के अंदर, ये बातें आपको पढ़ा दी गई होंगी, समझिएगा। कोल्ड वॉर क्या है, कब हुई, क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया, पढ़ा दिया गया हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं, उस लाइन को कॉपी कर लिया आपने और आपने उसको लेके रख लिया। जब भी आया इकोनॉमी पे सवाल तो आपने कहा द फोर्थ मोस्ट रीजन वाज दैट इन द अर्लियर डेकेड्स पाकिस्तान कोल्ड वॉर अलायंस विद द वेस्ट ऑफर्ड पॉलिसी मेकर सॉफ्ट लोन्स एंड यू नो, ये लिख दिया आपने अपने क्वेश्चन से रिलेट करके, एज इट इज नहीं चिपका देनी, क्वेश्चन के मुताबिक इंप्रोवाइज करनी है। अच्छा, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स डोमिनेटेड बाय रूरल एंड अर्बन एलीट देयरफॉर फाउंड द वे ऑफ अफाइड रिफॉर्म्स, रेज सफिशिएंट रेवेन्यू और टैक्स देमसेल्व्स। अब यहां पे रुकिए और फर्ज कीजिए
उसके टीचर ने, मैंने, तैमूर ने आपको पढ़ाया और ये 3-4 चीजें जो हैं, जो यहां पे लिखी हुई थी, मैंने नहीं पढ़ा सका। मैं 5 मिलियन चीजें तो आपको नहीं पढ़ा सकूंगा, मैं मैक्सिमम पढ़ाऊंगा, नॉट ऑल। ये चीजें ऐसी थी जो मेरे मुंह से आपने नहीं सुनी। आपका काम क्या है कि आपने देखना क्या है कि मेरे पास यार ये क्या है जी, इवाइड रिफॉर्म्स। तो कौन सी रिफॉर्म्स होंगी, उनको क्या करेंगे आप, चैट जीपीटी नहीं करना, ठीक है ना जी। आगे या तो इस आर्टिकल में लिखा होगा या दूसरे आर्टिकल में लिखा होगा रिफॉर्म्स कौन सी चाहिए, 4-5 रिफॉर्म्स देख लीजिए, ठीक है जी। आपने लिखा होगा कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर क्या थी, ब्रिटानिका पे जाइए, ब्रिटानिका पे जाएंगे, कोल्ड वॉर देखेंगे, कोल्ड वॉर क्या थी। जो नहीं आता जाता कॉन्सेप्ट क्या कीजिए, लिखते जाइए। और यहां से क्या करना है आपने, लाइंस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करते जाइए। जैसे मैंने आपको ये लाइन एक्सट्रैक्ट करके दी, लाइन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब आपने, टीचर ने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया, आपने उसको समझ लिया, उसके बाद जाकर आपने उसकी नोट्स मेकिंग की, पहले वोकैब पढ़ी, फिर रीडिंग की, फिर नोट्स मेकिंग की, ये सारा कुछ करने के बाद और फिर एक्सट्रैक्शन भी कर ली, राइट। एक्सट्रैक्ट कर लिए सेंटेंसेस, कोई 4-5 आर्टिकल में से 15-20 सेंटेंसेस कर लिए या 25-30 सेंटेंसेस कर लिए, उनको बार बार पढ़ा, मेमोराइज करके आगे वो सारी चीजें। फिर जब यहां पर मैं आपको लिखवाऊंगा कि पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स का लेक्चर देके, तो आप क्या कर रहे होंगे, आपके पास वो चीजें भी होंगी सारी की सारी और ये वाली भी चीजें होंगी, आप आराम से लिख सकेंगे। लिखना आएगा आपको, सोचना कम पड़ेगा। सोचेंगे किसके ऊपर, कौन सा आइडिया पहले लिखो, कौन सा आइडिया बाद में। सवाल को जो है ना आपको दिक्कत नहीं होगी उसको सॉल्व करने के अंदर। यानी बात क्लियर हो गई। अच्छा, लास्ट पेज पे आइए। अब मैंने वर्ड्स भी निकाल लिए, पहले वोकैब निकाली थी, अब आखिरी पेज पे आइए, देखिए क्या किया हुआ जी मैंने। क्योंकि टॉपिक रिलेटेड था किससे, इकोनॉमी से, तो मैंने क्या किया जी, मैंने इकोनॉमिक जो इस आर्टिकल के अंदर, जैसे मैं भी निकाल रहा हूं ना, कोल्ड वॉर फला फला, तो ये कुछ टर्म्स आई हुई थी, वो मैंने इकोनॉमी से रिलेटेड वो क्या की, निकाल ली, ठीक है जी, निकाल ली। वो क्या है जी, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, हाई इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, डिसफंक्शनल पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। वो पॉलिसीज किस चीज की, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। कंसेशनल फाइनेंसिंग, इकोनॉमिक सॉवरेंटी, फाइनेंस डेफिसिट, सॉफ्ट लोन्स, फिस्कल डेफिसिट, बोरोड ग्रोथ, टैक्स बेस, बजटरी हिस्ट्री, स्ट्रेटेजिक एलाई काट दीजिएगा, ये नहीं है, इसके अंदर गलती से लिख दिया गया था। लिक्विडिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक गवर्नेंस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। अब सर आपके पास क्या आ गई, इकोनॉमिक टर्म्स भी आ गई। अब क्या क्या चीजें आपके पास हैं, वोकैब है, आइडियाज हैं, सेंटेंसेस हैं, और चौथे क्या है, इकोनॉमिक टर्म्स हैं। आपने पेपर सॉल्व करते हुए इन सारी चीजों को क्या कर देना है, मिक्स कर देना है जी, वेल निट कर देना है, बुन देना है इनको आपस में, निट कर देना है। वोकैब कौन सी यूज होगी, यही वाली जो यहां पे यूज हुई। सेंटेंसेस क्या, जो स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो भी इस तरीके का। इकोनॉमिक टर्म्स कौन सी होंगी, ये, और आइडियाज कौन से होंगे जो टीचर ने पढ़ाया और आपको किया, और आप क्या करेंगे, उसको जवाब लिख के दे देंगे। समझ आ गए जी। ये है जी हमारे पास नोट्स मेकिंग का बेहतरीन तरीका। हर टॉपिक को अगर आप डेली बेसिस के ऊपर तैयार करते रहेंगे तो आप जो है वो कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, आपको आएगा ही नहीं। और आप कहेंगे कि मैं इसकी डेप्थ कितनी है, कौन सा चीज कवर करूं, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख लूं। मैंने देखा होता है बच्चे क्या करते हैं, किताब रखते हैं सामने, किताब से छापना शुरू कर देते हैं, अरे वो तो किताब में भी लिखा हुआ है, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना। अच्छी लाइनें कॉपी कीजिए, किताब से कीजिए, आर्टिकल से कीजिए, जहां से मर्जी मिलती है, वैसे लिखा हुआ कहीं भी कोटेशन लिखी हुई है जी, वो कॉपी कीजिए। अपने टॉपिक वाइज, सिलेबस के अंदर टॉपिक पढ़ाए जा रहे होंगे, टॉपिक वाइज आप क्या करते जाइए, कॉपी करते जाइए, एंड दैट इज ऑल, राइट। नाउ दिस इज हाउ वी मेक नोट्स। फिर मैं आगे चलते, पहले क्वेश्चन ले लें, इसको क्लैरिफाई कर लीजिए, इसके बारे में सवालात जो है मुझसे कीजिए, एज मैनी एज यू वांट। एआई में एक स्पेसिफिक चैट बना के उसको लिख नहीं सर, एआई को छोड़ दीजिए। अगर आप सीएसएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपने एआई, जेमिनी, क्लॉड, इनको इस्तेमाल नहीं करना, मैं नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। जब तक यहां पर अभी क्लासेस चल रही है, नहीं करना उनका इस्तेमाल, निकाल दीजिए उसको। कल मेरे पास आए बच्चे, उन्होंने कहा जी, किसी ने कहा उनको कि बुक किताब में डालो, किताब को जेमिनी में डालो, किसी में डालो, और उसको चैप्टर वाइज को समरी बना के दे दे, मुझे पढ़ लो किताब, क्या पढ़नी। क्या कर रहे हैं यार, डू नॉट डू दैट।
किताब के आर्टिकल की समरी पॉइंट निकाल लेते, खुद पढ़ेंगे, 10 चीजें पढ़ेंगे तो निकलेगी ना। उसकी मेमोरी में 5 लाख क्या करोड़ों चीजें हैं, वो अपने एनालिसिस उसके मुताबिक कर रहा है। आपको कैसे पता उसने एनालिसिस कैसे किया हुआ, पॉइंट कहां से निकाला हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था? गलत लिख के आ जाएंगे सर, गलत लिख के आ जाएंगे। नहीं करना आपने, डू नॉट डू दैट सर। नहीं, आपने, मुझे पता है आप चीज पूछना चाह रहे हैं, नहीं वो क्या आपका नहीं करना आपने। ये आर्टिकल्स हैं, बस आप हार्ड कॉपी पे आ जाइए, ओल्ड स्कूल पे चले जाइए। जिस दिन हमारे पास आ जाएगा ना सॉफ्ट कॉपी में पेपर करने आ जाएंगे, टाइपिंग वाले आ जाएंगे, हम एआई पे चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अभी के लिए हम ओल्ड स्कूल पे जा रहे हैं सर। पूरी वर्ल्ड जो है, हम पाकिस्तानी पूरी वर्ल्ड ओल्ड स्कूल पे शिफ्ट हुए जा रही है। डिजिटल जो रेवोल्यूशन आया उसने बहुत ज्यादा खराबियां पैदा कर दी हैं, और एजुकेशन के हवाले से सीएसएस के लिए हैजर्डस है, मोहलिक है। ऐसे ही है जैसे हार्ट के लिए आपका स्मोकिंग है, वैसे ही है आपका एआई। करना तो कर लीजिए। अब वो अपेरेंटली तो किसी को नहीं दे रहा, लेकिन वो क्या करेगा, अंदर अंदर नुकसान करता रहेगा, और जब करेगा तो पता चलेगा कि बहुत देर हो चुकी है। डू नॉट डू दैट। जी सर, प्लीज सवाल कीजिए। मैं इतना क्लियर नहीं, मैं इतना अच्छा पढ़ाता, मुझे आपको समझ आ गया। जी सर, जो आपने कहा ना कि बैकग्राउंड आपने लिखना है टॉपिक का, तो जब बैकग्राउंड हम लिख रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब हम ट्रेस बैक करते जाते हैं तो वो एक्सटेंड में पता नहीं लगता। मतलब जी के क्वेश्चंस में आते हैं ये क्यों हुआ तो जी। एक्सटेंसिव तो बेटे आपको टीचर ने पढ़ाया होगा ना बैकग्राउंड, उतना लिख लीजिए। जो टीचर ने बैकग्राउंड पढ़ा दिया उससे बियॉन्ड जाइए। वो टीचर तो पढ़ाएगा ही बैकग्राउंड ना, बाद में एनालिसिस कर लेगा ना, राइट। जो बैकग्राउंड टीचर पढ़ा देगा बस उतना ही बैकग्राउंड लिख लीजिए, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। बैकग्राउंड के ऊपर, मेरी गारंटी के ऊपर जितना टीचर ने पढ़ा दिया उतना लिख लीजिए, बस है ना। आप अपनी उसमें डिटेल में कोई नई चीज आपके सामने आ जाए वो ऐड कर लीजिएगा, एक आधी। हमारा मसला पता है क्या बेटा, मैं आपको यहां पर पढ़ा कर गया हूं एक टॉपिक बलूचिस्तान का, ठीक है जी। बलूचिस्तान के अंदर मैंने पढ़ा दिया, या मैंने पढ़ा दिया आपको जो है ना कोई टॉपिक पढ़ा दिया जो है ना यूक्रेन का, जो है ना किसी ने आपने वीडियो सुनी, वो कह रहा था ज़ेलेंस्की जो था, जो ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट जो है, वो क्या था, वो एक कॉमेडियन था। और वो कॉमेडियन ने ये कर दिया, वो अपनी बातें चूरन बेचने के लिए उसने बात कर दी। आपको लगा ये कॉमेडियन वाली बात तो मुझे पता नहीं थी, आप आ जाए इसका। तो you just start incorporating such thing in your notes which have nothing to do with your CSS examination, comparative examination. Try to understand. ठीक है जी। तो आपने अननेसेसरी बैकग्राउंड करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने मिसाल दी थी सेमिनार के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर जब बताते बशीर, मैं वो सुन रहा था बशीर से बाप पार्टी का नाम क्या लिखेंगे, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी, क्या उसका नाम लेके बशीर जेब का नाम लेके क्या करेंगे, ब्राह्मदाग बुगटी का नाम लेके क्या करेंगे, ये बताइए। बीएलए कर क्या रही है, बीएलए के मकासद क्या है, अगर बीएलए बीएलएफ है, क्या उनके डिसेंटिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू है या वो कन्वर्ज हैं किसी पॉइंट के ऊपर। बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट जो है, और बीआरए भी है, बलोच रिपब्लिकन आर्मी भी है, उनके क्या है, उनको कौन हेड करता है, क्या है, हमारा ताल्लुक नहीं है उसके साथ। वन पेपर की तैयारी नहीं कर रहे, राइट। अननेसेसरी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां पर जाइए, बैकग्राउंड के अंदर टीचर होगा, वो आपको पढ़ाएगा। वो आपको कहां से स्टार्ट करेगा, एनेक्सेशन ऑफ के बलोचिस्तान विद जो है ना पाकिस्तान 48 में हुई, खान ऑफ कलात अग्रीमेंट हुआ, कैसे कमिश्नरेट था वहां पर जो है ना, सारे के सारे मकरान था, खरान था, कलात था, वो सारे के सारे सरदार है, उन्होंने खत लिखे आकर किया। फिर 73 में भुट्टो ने ऑपरेशन करवाया, 79 में उसने खत्म कर दी ज़िया-उल हक ने। तो ये वाली बातें तो जरूरी हैं। अब उस ऑपरेशन में कौन था, कौन मरा, क्या हुआ, कैसे हुआ, दैट इज अननेसेसरी, वो मत लिखिए। एक आधा नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नॉट मोर देन दैट। यस, कॉजेज क्या थी, मेजर मैक्रो लेवल के ऊपर बर्ड्स आई व्यू लेना है, उसकी डिटेल माइक्रो चीजों में नहीं चाहिए। ये क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, अच्छा अकबर बुगटी कब मरा, 2006 में मर गया, मिड 2000 में उसकी शहादत होगी या डेथ होगी, जो भी आपका वर्जन। जैसे सर हम देखें अगर लखनऊ पैक्ट, तो उसमें हमें ये दिया जाता है इसने ये किया, इसने ये किया, इसने वो किया, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि क्यों हुआ, लखनऊ पैक्ट क्यों हुआ और उसकी लेटर हिस्ट्री पे क्या इंपैक्ट आया। तो आप जाकर देखेंगे कि सारे का सारा यही हुआ, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा किसने क्या किया, पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट ऑन द लेटर हिस्ट्री, उससे क्या हुआ। आइए जरा देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए ना मैं आपको टाइमलाइन अभी लिखवा देता हूं, ताकि टीचर भी लिखवाएंगे, लेकिन मैं आपको अभी लिखवा देता हूं। हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ते क्यों हैं, वाई डू वी स्टडी पाकिस्तान अफेयर्स, लखनऊ पैक्ट क्यों हुआ, राइट। मैं एक सवाल करता हूं आपसे, आइए जी स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, हम ग्रेजुएट्स हैं, 0.1% लोगों की आबादी में से हैं,
व्हेन डिड पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट, कब हुई जी? 1906 में विद द एडवेंट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग क्याम के साथ। 1857 में स्टार्ट हुई। और कोई डेट, दो डेट्स आ गई, मैं लिख लेता हूं, एक 1906 आई और एक क्या आई, 1857 आई। या कायदे आज़म की कोर्ट की तरह पाकिस्तान वाज मेड द डे द फर्स्ट मुस्लिम एंटर्ड इन सब कॉन्टिनेंट, कब आया था? 712 में आया था। कोई पता नहीं, अगर पता नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। 3 डेट्स आ गई, और डेट बताइए। औरंगजेब के डाउन, जब 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब हुई, द मुगल थ्रोन स्टार्टेड टू क्रैक एंड क्रम्बल। और बताइए 1940 और 1937 की जनरल इलेक्शन, नहीं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी, ठीक है, राइट, जनरल इलेक्शन के बाद। इनमें से एक डेट ठीक है, कौन सी है? अब देखिए, पहली बात तो यह है, सारी जिंदगी पढ़ते रहे, हमें यह नहीं पता कि सिरा कहां पे है। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुई है 1940 में। अच्छा, तो फिर पहले क्या चल रहा था? ये लखनऊ पैक्ट क्यों हो रहा था? ये चीजें क्यों हो रही थी? कभी सोचा, कभी बात हुई? कहते हैं जी तहरीक आजादी थी। अच्छा, तहरीक आजादी थी, तो 1906 में क्या बनी है? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का पहला गोल क्या है? टू गुड रिलेशंस विद द ब्रिटिशर्स। अगर तहरीक आजादी थी, आजादी किससे? अंग्रेजों से। 1906 में तो वो कह रहे हैं कि अच्छे अंग्रेजों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, 1906 तक तो नहीं था। इसका मतलब है तहरीक आजादी भी जो है ना 1906 के बाद कहीं स्टार्ट हुई है, तो उससे पहले क्या 1857 से क्या चल रहा था? तो आइए आज पहली दफा पढ़ने की कोशिश करते हैं, और आप एक टाइमलाइन बना लीजिए, ऐसे पूरे के पूरे जो हिस्ट्री के अंदर चीजें जो होती हैं, कोई यूरोपियन जो भी रखेंगे, इस तरीके से आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए 1857 के अंदर एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, ठीक है, म्यूटनी होती है, ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, और उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट आकर क्या बना देती है? गवर्नमेंट बना देती है। और जब अपनी गवर्नमेंट लेके आएंगे, ब्रिटिशर्स लेके आएंगे, तो दे विल कम विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, उस मुल्क को चलाने के लिए। क्योंकि वो गासिब थे, यूजर्पर थे, वो जो इंपीरियल इन नेचर थे, कॉलोनियलिस्ट थे, तो उन्होंने जो अपना इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन दिया वो 1858 के अंदर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, कॉन्स्टिट्यूशन आइन दिया, अबूरी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या था? कॉलोनियल इन नेचर था। जब कॉलोनियल इन नेचर कानून होगा तो उसमें क्या होगा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी, लोगों को बेसिक राइट्स नहीं मिलेंगे, राइट। और उसके 3 साल बाद इसी की बेसिस के ऊपर 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट दे दिया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि मेन कानून था जिसके तहत अब इंडिया ने आगे चलना था कि वाइसरॉय होगा, गवर्नर जनरल होगा, वो चलाएगा, उसके अंदर क्या होंगे चीजें, सारा बयान कर दिया गया। उनमें लोगों की रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडिया नहीं थी। अब यहां से स्ट्रगल शुरू हुई। सैयद अहमद खान ने स्टार्ट की, उन्होंने कहा जी हम तो रिसाला इसबाब बगावत हिंद लिखा कि हमने नहीं किया था चीजें। ही वांटेड टू हैव गुड रिलेशन विद द ब्रिटिशर्स। हिंदुओं ने भी करना शुरू कर दिया। फिर 1885 में क्या बनी? कांग्रेस बनी। अब ये सारी की सारी स्ट्रगल किस चीज के लिए हो रही है? ताकि माई बाप हमारे लिए थोड़ी सी आसानी करें कवानीन के अंदर, इतना ना हमारे सफोकेट करें, हम मर जाएंगे, थोड़ी सी करें। यानी ये स्ट्रगल किसकी चीज के लिए चल रही? ना पाकिस्तान ना आजादी, बल्कि किसके लिए? टू हैव अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, टू हैव बेटर राइट्स फॉर द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फिर इसकी पहली अमेंडमेंट आती है जी 1892 में, 31 साल के बाद। पहली अमेंडमेंट कब आई? 31 साल बाद। कुछ राइट्स दे दिए गए, डिटेल बाद में करेंगे। इसके बाद क्या होता है? मुस्लिम लीग बनती है, राइट, 1906 के अंदर। आगे चलते हैं, और जब कांग्रेस बनी, ये बन गया, मुस्लिम लीग बनी, दोनों अलग-अलग आ गए, दो पार्टीज आ गई। अगली अमेंडमेंट कहां पे आ गई? 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आ गए, दोनों आपस में मिल गए। तो फिर क्या हुआ? पावर ज्यादा हुई। 1919 के अंदर सिर्फ 10 सालों में, देखिए ये कितने हुए? 31 साल, ये 17 साल, और ये कितने हो गए? 10 साल कम हो गया। पहले स्कैटर्ड थी, एक पार्टी बनी, 31 साल के बाद आई, दो पार्टियां बनी, 17 ईयर्स, दोनों पार्टियां मिल गई 10 साल में, और फिर दोनों पार्टियां 1920 के बाद लड़ पड़ी नेहरू रिपोर्ट में, और किसके सामने कमीशन आया तो लड़ पड़ी। और फिर क्या हुआ? फिर 16 साल लग गए, 1935 का एक्ट आ गया। अब यहां से लेकर ना बेटा यहां तक जो स्ट्रगल हुई, इसके दरमियान जो इवेंट्स हैं वो इस जगह से लेकर इस जगह तक पहुंचने के लिए है।
इसके दरमियान जो इवेंट्स हुए, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई, मुस्लिम लीग बनी, सॉरी कांग्रेस बनी, वो यहां से लेकर यहां तक का सफर था। इसके अंदर हम चेंजेस लाना चाहते थे, तो इसलिए बाकी जो तमाम चीजें आएंगी, जो अब आपका जो पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ते हैं, बाद में एनलमेंट हो गया, और उसके जो इवेंट्स आते हैं वो यहां से यहां तक लेकर आए। इनके दरमियान के इवेंट्स यहां से लेकर यहां तक और उनके वहां तक। ये थी हमारी पाकिस्तान अफेयर्स का बेसिक माखज जो है, जो बेसिस है, जो हमने करना था, पढ़ना था। टाइमलाइन लिख लीजिए और आगे ले चलिए। समझ आ गई जी? तो अब इस टाइमलाइन के अंदर आप अपने चीजें लिख लीजिए। क्या हुआ? 1867 आ जाएगा, 1885 आ जाएगा, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आ जाएगी, क्या आ जाएगा इसके अंदर? उसके बाद क्या आ जाएगा? दूसरा वाला कांग्रेस का एडवेंट जो है, बनना, कांग्रेस का बनना। इसके अंदर क्या आएगा जी? 1890 यहां पे आपका पास आ जाएगा जी आपका बैंक पार्टीशन ऑफ बंगाल, एडवेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, लखनऊ पैक्ट आ जाएगा, बाकी इवेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने पढ़ना था पाकिस्तान अफेयर्स, इस तरह बनाने थे हमने अपने नोट्स, इस तरह करना था अपने माइंड में इसको याद। समझ आ रही है? दिस इज हाउ वी एक्सट्रैक्ट नोट्स और मेक नोट्स। और जो डेट्स होती हैं, ये वाली डेट्स तो लाजमी है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये तो मेजर वाटरशेड इवेंट्स हैं, इनको आपने याद करना। अब किसने किया, क्या किया, गवर्नर जनरल कौन था, क्या थी, वो क्या था, अभी वी डू नॉट केयर अबाउट दैट। लेकिन इसको मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स कहते हैं, इसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, उन्हीं के नाम से जाहिर है वही होंगे। बाकी कौन था, क्या था, जरूरत नहीं है नाम याद रखने की। कैसे हुआ, लॉर्ड डलहौजी को किसने कत्ल किया, क्या, यू डू नॉट नीड टू कि आपको जानने की जरूरत नहीं है। डलहौजी का नाम गलत ले लीजिएगा। तो इस तरीके से सर हम अपने क्या बनाएंगे जी? नोट्स बनाएंगे, और इस तरीके से हम अपनी तैयारी करते हैं सर। थोड़ा सा थैंक यू जी। सवाल जी, नोट्स मेकिंग के वाले सवाल जी। जी सर, मैंने आपको बताया, आपको जो मटेरियल टीचर भिजवा दे वो कर लीजिएगा। अगर टीचर ने ज्यादा चीजें भिजवा दी हैं तो मेरे कहने पे आपने 5 आर्टिकल से ज्यादा किसी भी चीज के ऊपर नहीं पढ़ना है। एक किताब से ज्यादा नहीं पढ़नी, ना पढ़िए, मेरे कहने पे ना पढ़िए, एक से बना लीजिए बस। वो 10 किताबें बता दें। असल में टीचर अगर आपको 10 किताबें नहीं बताया तो वो अच्छा टीचर नहीं होता ना। आपको रिसर्च आर्टिकल का नाम बताए, आपको अच्छा नहीं लगता। आपको इतना डाटा ना दे कि आप उसको 5 साल में सिर्फ रीडिंग ही ना कर सके, आपको अच्छा नहीं लगता। सॉफ्ट के ऊपर जो इतना डाटा दे दिया, ये गूगल ड्राइव दे दी, ये कर दी, क्या करेंगे गूगल ड्राइव को? जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी आपने और गूगल ड्राइव लेके रखी हुई है आपने, कोई 50-100 किताब होगी, बल्कि 1000 किताब होगी, क्या करेंगे? पढ़ना ही नहीं है यार। मेरे लिए वो कैंडिडेट अच्छा नहीं है कि जिसने 10 किताबें पढ़ ली उसको आधा पेज लिखना नहीं आता। मेरे लिए वो कैंडिडेट बेहतर है जिसने एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें से एक्सट्रैक्ट किया और उसमें से उसको 3-4 पेज लिखना आ गया। बस आपको लिखना सीखना है, हाउ टू राइट विद द राइट थिंग्स। स्कॉलर नहीं बनने आए, वो रिसर्च आर्टिकल बेटे स्कॉलर बनने के लिए होते हैं, वो स्कॉलरली डिबेट होते हैं। गूगल स्कॉलर पे जाने के लिए मैं पीएचडी कर रहा हूं, या पीएचडी की हमारे होती है तो वहां पर जाकर एक्सट्रैक्ट करता हूं ना मैं। हाँ, कोई एक आधा आर्टिकल पढ़ लीजिए, वहां से कोई अच्छा होगा तो निकाल लीजिए। उसकी की टर्म्स ही नहीं समझ आनी है आपको, पता नहीं उसके क्या कैलिबर था, ठीक लिखा नहीं लिखा, उसने लिख दिया, आपने वहां पे करते रहेंगे। नॉट लाइक दैट, नहीं, ऐसे नहीं। और जी अभी अटेम्प्टिंग पे आता हूं मैं, अभी नोट्स मेकिंग के वाले से कर लीजिए, अभी नोट्स मेकिंग वाले से, अभी अटेम्प्टिंग पे आने लगा हूं मैं। इज एवरीथिंग क्लियर जी? प्लीज जी, सब सब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर। जनरल साइंस के थोड़े से डिफरेंट बनेंगे, उस पर डेफिनेशंस होंगी, वैसे कि वैसे लिखी जाएंगी, एग्जैक्टली लिखी जाएंगी, उनको कॉपी करेंगे, चीज़ें करेंगे, ठीक है जी। और जो है तमाम पे एप्लीकेबल होगा, ऐसे ही बनाएंगे। 2 से 3 पेजेस के ऊपर, 3 पेजेस के ऊपर बना लेंगे। वकैब होगी, एक डिफरेंट वकैब होगी, हर सब्जेक्ट की एक डिफरेंट वकैब होगी। अब इस्लामियात होंगे तो इस्लामियात के अंदर जो लाइन्स होगी वो अहादीस और के आयात होंगी, वो अरबिक में लिख, जिसको अरबिक आती है वो अरबिक लिख ले, जिसको अंग्रेजी तर्जमा उर्दू तर्जमा आता है वो लिख ले, जैसे मर्जी जिसकी कैपेसिटी होगी वो करते जाएंगे, ठीक है जी। तो वो बनाते जाएंगे जो आपका बनाते हैं, राइट। चले जी, और कोई सवाल जी? सर जो वकैब है सर, उसको हम टॉपिक वाइज लिख लें या फिर एक सर अलग से कर लें, जैसे मर्जी कर लें। वो कैब तो वो कैब है ना सर, कैब तो वो कैब। यही वो कैब जो हम मतलब आर्टिकल इसके पढ़ेंगे या इसके अलावा भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने एक पेपर वगैरह देखा है तो उसमें तो ऐसे लॉस्ट तो वो आज नहीं देखे थे ना, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आ जाएंगे ना, 1 महीने के बाद आएंगे, 2 महीने के बाद आ जाएंगे। अब मेरे लिए एक वर्ड है एग्रावेट, मेरे लिए कोई एग्रावेट वर्ड यूज़ करेंगे ना, मुझे बड़ा क्लिशी और थर्ड क्लास किस्म का वर्ड है एग्रावेट, एक्सेसरबेट, एक्सेंचुएट। ये एक ही वर्ड है, एक ही कैटेगरी के वर्ड है। अब मैं ये जब देखूंगा ना, मैं क्या फजूल वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके लिए, होंगे ये बड़े मोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं। इट इज़ द वर्ड दैट कि यू डिड नॉट लिसन टू। आपने कोई वर्ड एक दफ़ा सुन लिया, 2-3 दफ़ा सुनेंगे, आप कहेंगे क्या फजूल वर्ड है यार, कोई और लिखा लो।
याद रखिएगा, एक बहुत अच्छे लिखारी के पास 200 से 250 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होते, इंक्लूडिंग आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब डाल के 200-250 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होते। मलिया लोधी को पढ़िए, मलिया लोधी के पास कॉन्सेप्ट 15-20 है मेरी तरह, और जो है ना लिखने के लिए वर्ड्स 200-250 में, बस इससे ज्यादा है ही नहीं मलिया लोधी के पास। 10 आर्टिकल के बाद आपको लगेगा रेपिटेशन ऑफ आइडियाज एंड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स किए जा रही है ही नहीं ना सर, इतने होते ही नहीं है, वर्ड्स हैं ही नहीं, वही वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। एक महीना पढ़ लीजिए आप आर्टिकल्स, आपको वही वर्ड्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, नहीं वही वर्ड्स, वही वोकैब है। Sir, can you revisit the note making for Islamic studies where you mentioned कि Arabic और ahadith? देखिए मैंने कहा कि जहां पर लाइनें एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वहां पर हम लाइनें तो एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम लिख लेते हैं उसके अंदर, वहां पे एक्सट्रैक्शन के अंदर मेमोराइज करने के लिए क्या कर रहे होंगे, जो हमें अहादीस और साथ में कुरानिक आयात जो होंगी वो हम उनको क्या करेंगे, आयात जो होंगी उनको हम लिख लिया करेंगे ताकि हम उनको मेमोराइज कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, वो बस कर लिया करेंगे। In Arabic as well as in translation? वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपकी उर्दू हैंड राइटिंग ठीक है, अरेबिक याद कर लेते हैं, बिल्कुल लाजमी तौर पे कीजिए। अगर मैं आप सारों को कह दूं अरेबिक लाजमी लिखनी है, आपसे याद ही नहीं हो रही, लिखी नहीं जा रही, आप नहीं कर पाएंगे। लाजमी कीजिए, 100% कीजिए, 200% कीजिए। अगर हो सकती है, नहीं हो सकती तो फिर सिर्फ तर्जमा कर लीजिए, तर्जमा तो लाजमी करना होगा, अहादीस का तर्जमा भी करना होगा। अगर एज इट इज कर सकते तो ठीक है, नहीं तो मफहूम तैयार कर लीजिए, वो कर लीजिए, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट। ठीक है जी, चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है नोट्स मेकिंग के हवाले से जी? जी मैं आपको बता देता हूं, आइए जी। इन्होंने क्वेश्चन किया कि ये तो इशू बेस के लिए है, पॉलिटिकल साइंस में क्या करेंगे, ऐसे ही है ना। देखिए पॉलिटिकल साइंस में क्या चीजें होंगी, एक होगा जी प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट कहते हैं फिलोसफर, जो कहने वाला, थ्योरी बयान करने वाला, वो देगा कोई प्रोपोजिशन, राइट। प्लेटो है प्रोपोनेंट, उसकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म जो है, ये फॉर्म्स है, कम्युनिज्म कर लेते हैं प्लेटो के। प्रोपोजिशन, प्रोपोनेंट, सॉरी प्रोपोनेंट, प्रोपोजिशन, एप्लीकेशन, प्रैक्टिकेबिलिटी, और उसके बाद क्या है उसका क्रिटिसिज्म। नहीं, करंट अफेयर क्रिटिसिज्म में स्कॉलर ने क्रिटिक किया होगा, प्लेटो के ऊपर अरिस्टोटल ने क्रिटिक किया होगा, मार्क्स के ऊपर हेगल ने मार्क्स के ऊपर, यू नो सी, वो वाला क्रिटिसिज्म मैं बता रहा हूं जो आपको पढ़ाया जाएगा यहां पे, वो क्रिटिसिज्म आपका अपना भी आ जाएगा, उसके अंदर भी लिखना होगा। ज्यादातर तवज्जो देंगे, अभी जो पेपर आ रहे हैं बेटे वो आ रहे हैं, ये आपने अच्छा सवाल किया, ये इस तरह कर लिया, मैं लिखना सिखाऊंगा आपको, इसकी एप्लीकेशन लिखनी कैसे है, करना क्या है इसके अंदर, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। समझ आ गया जी? ये इंटरनेशनल रिलेशंस है, कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का। बैलेंस ऑफ पावर क्या होती है, 2 लाइनों में पता चल जाता है कि बैलेंस ऑफ पावर क्या होती है, कि जो पावर है दो लोगों के दरमियान, जो वीकर है और स्ट्रॉन्गर है, राइट, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे लिखी जाएगी, कि कैसे वर्ड का बैलेंस ऑफ पावर जो है डिस्टर्ब्ड है, सही है, गलत है, वो समझना पड़ेगा। उसकी सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर ही नोट्स बनाएंगे। बैलेंस ऑफ पावर की डेफिनेशन तो 2 लाइनों की होगी, दो अगर डेफिनेशन याद करते हैं, वो कॉन्सेप्ट तो एक ही होगा, राइट। इस तरीके से बनाएंगे जी। चलें पेपर सॉल्विंग की तरफ। ओके, अब आते हैं जी पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स की तरफ। और 2 नेशन थ्योरी के बारे में सुना हुआ आपने? अभी हमने पढ़ा नहीं हुआ, मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम ये बातें करने लगे हैं, समझाने के लिए आपको ये बातें बताने लगा हूं मैं, ठीक है जी। और आपने फॉल ऑफ ढाका के बारे में भी, बांग्लादेश के टूटने के बारे में भी सुना हुआ है, ऐसे ही है। अच्छा चले, एक सवाल आया जी, लिखिए, डज 2 नेशन थ्योरी एग्जिस्ट even after the fall of Dhaka? सवाल है जी
दो टू नेशन थ्योरी क्या है, मैं सादे लफ्ज़ में बता देता हूं कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, तो इसलिए मुसलमानों को मुसलमान एक कौम है और एक कौम को एक अलग मुल्क चाहिए, तो इसलिए मुल्क चाहिए हमें, तो हमने क्या बना लिया, पाकिस्तान। लेकिन जब एक कौम थी तो उसके लिए एक मुल्क था, तो एक मुल्क जब टूट गया तो इसका मतलब क्या है कि क्या मुसलमान एक कौम नहीं है? टूटा ना मुल्क, तो क्या सवाल ही पैदा होता ना कि क्या टू नेशन थ्योरी अभी भी एग्जिस्ट करती है, मुसलमान अभी भी एक कौम है, उनको लगना चाहिए क्योंकि आपने मुल्क तो तोड़ दिया। तो इसका जवाब दीजिए, इसको लिखेंगे कैसे? अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे कैसे? स्टार्ट पॉइंट्स लिखिए, कैसे लिखेंगे, इसका स्टार्ट कैसे करेंगे? बचपन से लिखते हैं ना, हमारा तरीकाकार क्या होगा, स्टार्ट कैसे लेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यानी कि डिटेल की बात नहीं कर रहा, आपका तरीकाकार क्या होगा? पॉइंट्स लिख लीजिए ना, पॉइंट्स लिख लीजिए, पॉइंट्स लिखिए, फिर मुझे रीड कर दीजिए, फिर हम डिस्कशन करते हैं। पॉइंट्स लिखिए, कैसे करेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसको स्टार्ट कैसे करूंगा, बाद में क्या लिखूंगा, ऐसे थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या करेंगे। जी बताइए जी, पहला पॉइंट क्या लिखा जाए, कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे, बिस्मिल्लाह कैसे करेंगे? हाँ, इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में पहले क्या बताएंगे? टू डिफाइन टू नेशन थ्योरी बताएंगे, चीजें बताएंगे। बिल्कुल गलत, एब्सोल्यूट टर्म्स में गलत, दैट इज द मेजर रिस्क। पहले फॉलो ढाका के बारे में बताएंगे, बिल्कुल गलत। बैकग्राउंड बिल्कुल गलत। मैं पूछता हूं, सुनिए सुनिए, आइए आइए, मैं स्टार्ट कर रहे हैं जी। अब हम नोट्स बना लिए, मेमोराइज कर लिया, सवाल टू नेशन थ्योरी पढ़ाई थी और फॉलो ढाका पढ़ाया, सवाल आ गया ये। अब किसी ने स्टार्ट कर लिया बैकग्राउंड से, किसी ने टू नेशन थ्योरी से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके सुनते थे ना, हमने लिखा और इन्होंने अलग पे आती है सुनाना शुरू कर दिया। नाउ मैं पूछता हूं आपका नाम क्या है? अलिशबा ने क्या बताया, अपना नाम फौरन ही बता दिया। आप मुझसे मेरा नाम पूछते हैं और मैं आपको बताना शुरू कर दूं कि नाम क्या चीज होती है। नाम एक ऐसी चीज होती है जिससे लोग जाने जाते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, व्हाट दैट बी अ राइट आंसर। आप कहेंगे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मुझे जवाब दो, जो पूछा गया वो बताओ। पहला जो लेसन जो है लिखिएगा, स्टार्ट द आंसर विद द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। स्टार्ट द आंसर लिखिए, राइट इट डाउन, लिखिए इसको प्लीज, अपने हाथ से लिखिए, राइट इट डाउन विद योर ओन हैंड राइटिंग। स्टार्ट द आंसर विद द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ लोग जो है ना, कोई चने शने लेने आए थे क्या, कोई रेवड़ियाँ लेने आए थे, यहाँ पे पेन कॉपी के बगैर आए हुए हैं। आई कैन सी देम ऑल। Sir, if I wrote, अगर मैं अपना आंसर की स्टेटमेंट करूँ तो is it right? For the longest times, Muslims used two-nation theory to validate their sense of autonomous existence. However, the debacle of Dhaka raised a question on this. Is it fine? In the right फाइन, काइंड ऑफ फाइन। आपने बताना था टू नेशन थ्योरी, यस नो में नहीं जवाब देना। यस नो में तो जवाब तो होगा, यस नो का वर्ड लिखे बगैर आपने यस और नो में जवाब देना है कि टू नेशन थ्योरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। पहली बात, ठीक है? यस नो का वर्ड लिखे बगैर मैं कहता हूं टू नेशन थ्योरी एग्जिस्ट्स इवन आफ्टर द फॉर्म, राइट? ये मेरा क्या आ गया, मेरा स्टांस हो गया। अब आगे हेडिंग जो है मैं टू नेशन की नहीं दूंगा, या मैं फॉल ऑफ ढाका की नहीं दूंगा, या मुजीब के 6 पॉइंट के बारे में नहीं बताऊंगा, या अल्लामा इकबाल की शायरी नहीं लिखूंगा। मैं क्या पॉइंट लिखूंगा, मैं अपनी जो मेरी हेडिंग्स होंगी दैट मस्ट बी रेलिवेंट टू द, जो मैंने अपना स्टांस लिया कि हाउ, किस तरीके से टू नेशन थ्योरी एग्जिस्ट करती है। मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, बांग्लादेश डिड नॉट मर्ज इनटू इंडिया विच क्लियरली प्रूव्स दैट टू नेशन थ्योरी स्टिल एग्जिस्ट। अगर बांग्लादेश मिल जाता तो वो हो जाता। अब आप कहेंगे पेट भी तो भरना ना, लिखना भी तो है। मैंने तो पढ़े थे मुजीब के 6 पॉइंट्स फॉल ऑफ ढाका के ऊपर,
मैं मुजीब के 6 पॉइंट लिख दूंगा और कहूंगा मुजीब, नन ऑफ द मुजीब 6 पॉइंट्स टॉक अबाउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुस्लिम नेशन। मुस्लिम नेशन के डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात नहीं कर रहे। 6 पॉइंट्स में उसका एनालिसिस कर दूंगा। पहला दूसरा पॉइंट टमी भी भर गया और मैं प्रूफ क्या कर रहा हूं, जो मैंने जवाब दिया था। समझ आ रही है? मैं टू नेशन थ्योरी के बारे में बताते हुए, अलहदा से नहीं, उन्हीं हेडिंग्स के अंदर बताते हुए, फॉल ऑफ ढाका के अंदर उसी हेडिंग के अंदर बताते हुए लिख क्या रहा हूं टू नेशन थ्योरी के बारे में और फॉल ऑफ ढाका के बारे में अपने जवाब को। जवाब क्या है कि टू नेशन थ्योरी एग्जिस्ट करती है। वो पॉइंट लिखी जा रहा हूं, 5, 7, 8, 10 जितने भी मेरे पॉइंट बनेंगे कि ये पॉइंट्स प्रूव करते हैं कि टू नेशन थ्योरी एग्जिस्ट इवन आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका। राइट जी। कैन वी राइट दोस पॉइंट्स, मतलब जो इसको, मतलब इसके प्रोपोनेंट में हो लेकिन वो वीक हो, मतलब नहीं वीक नहीं, वो रिबटल नहीं, उनको रिबटल आ जाएगा ना। सिर्फ सपोर्ट में जो होंगे अपने, जो स्पोर्ट, जो उसके स्पोर्ट में है वो लिख देंगे बस। मतलब स्पोर्ट में है लेकिन वो वीक है। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो देख लेंगे ना, आगे चल के पढ़ लेंगे ना। वीक है स्ट्रांग है, वो तो आप कह रहे हैं ना ग्रामर बंदी को स्ट्रांग माने। समझ आ गई? आपने जो वर्डिंग, जो सवाल पूछा गया उसके बैकग्राउंड नहीं लिखना शुरू कर देना कि आपने हेडिंग दी, वो कह रहा है कि चाइना, यूएस चाइना रेवलरी इज पुटिंग द वर्ल्ड इनटू डेंजर। आप उसका बैकग्राउंड लिखना शुरू कर दें, ये हुआ, वो हुआ, फलां हुआ। बताइए कि साउथ चाइना सी के अंदर कैसे कर रहे हैं, किस तरह जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो उसने अपनी पोर्ट्स बना ली मिलिट्री वाली, जब उनकी लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम बताएंगे कि अभी ईरान की लड़ाई भी इतना डैमेज हो गया, यूएस चाइना की लड़ाई होगी तो क्या होगा, चीजें होंगी, इंपैक्ट्स क्या होंगे, ये वाली बातें लिखेंगे, ना कि उसका बैकग्राउंड जो पढ़ा होगा वो लिखना शुरू कर देंगे। जो देखिए पूछा क्या गया है, अलिशबा से नाम पूछा गया, अलिशबा बताती है नाम, तो नाम की डेफिनेशन नहीं पूछी। अगर मैं इनसे पूछता कि नाम क्या होता है तो फिर वो वाली बातें लिखते हैं। आप मुझसे मेरे पूछते नाम, मैं कहता मेरा नाम तैमूर है, इसके मतलब ये होते हैं, इसका मेरा नाम यूं रखा गया, मेरे नाम का इंपैक्ट ये है। टमी भर गया पेपर का और मैंने राइट रेलिवेंट आंसर भी दे दिया। और मेरी हेडिंग्स क्या हैं, दैट मस्ट बी रेलिवेंट टू माई स्टांस, जो मैंने स्टांस लिया, जो पूछा गया वैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा लिखिए पॉइंट, हेडिंग्स मस्ट बी सेल्फ कंटेन्ड and self-explanatory. Headings must be self-contained and self-explanatory. क्या मतलब है कि हेडिंग के अंदर एक, देखिए हेडिंग कुड बी अ वर्ड, कुड बी अ फ्रेज, कुड बी अ सेंटेंस। सबसे ज्यादा आसान होता है सेंटेंसेस को समझना। आप हेडिंग सेंटेंसेस में लिख दी, बहुत लंबा सेंटेंस नहीं, 2-3 लाइनों का, एक लाइन का सेंटेंस लिख दीजिए जो एलैबोरेटिव, वो एक्सप्लेन कर रहा हो, जिसके अंदर सारी की सारी बातें हो, जो वो कैब आप कह रहे थे वो, और जो हेडिंग, जो हमने की टर्म्स पढ़ी थी, हमारा टॉपिक होगा ना, उसकी की टर्म्स होगी और कुछ अच्छी वो कैब भी होगी, दोनों को मिक्स करके एक सेंटेंस बना के लिख देंगे। राइट? नॉन मर्जेंट्स ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना जी, non-mergence Bangladesh did not cast shadow on two-nation theory. या does not cast shadow on two-nation. वर्ड थोड़ा चेंज करके मैंने उसके अंदर लिख दिया तो ये वहां पे आ जाएगा। राइट? इररेलेवेंट नहीं लिखना। चलिए एक और, अब इसी लाइन के अंदर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। आपको पता है कि हमारे यहां एक 18th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर पावर्स क्या दे दी गई थी, सूबों को दे दी गई थी। अभी आपको पता नहीं है, अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन है, सारी चीजें अलग से पढ़ लेंगे, समझाने के लिए बता रहा हूं। सवाल लिखवाता हूं, डज 18th अमेंडमेंट नीड अमेंडमेंट? क्या सवाल है जी? क्या 18वीं तरमीम में तरमीम दरकार है? क्या मतलब है इसका, क्या पूछना चाह रहा हूं? मजीद चेंजेस, यानी कि ये गलत तो नहीं होगी, सही है, गलत है, इसमें कोई मजीद कमियां तो नहीं रहेगी, ये पूछ रहा हूं। राइट? ये सवाल है। तो अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या बताएंगे, क्या ये बताएंगे जी? जी कैसे करेंगे स्टार्ट, बिल्कुल बताइए। वेरी गुड। ये बिकॉज करके ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। अब ये नहीं बताना कि 18th अमेंडमेंट कैसे आई, कब आई, क्या हुआ उसके अंदर, वो सारी बातें बताते हुए वो बताएंगे कि ये वाला जब उन्होंने डेवोल्यूशन किया उन्होंने, इट वाज अ वाटरशेड रिमार्क। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे? 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अ वाटरशेड रिमार्क बिकॉज इट डिवॉल्व, इट ब्रॉट मैनी चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट then after its application, ठीक है, there arose many question
एज टू इट्स एप्लीकेबिलिटी एंड इट्स यूटिलिटी। स्टार्ट कर दिया, तो वो जो है अमेंडमेंट उसके अंदर चाहिए इन चीजों के ऊपर। सिर्फ वो पॉइंट्स लिखेंगे कि जो इसके अंदर गलत हुए थे, इसके अच्छे पॉइंट्स नहीं लिखना शुरू कर देना, इसके अच्छे पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। समझ आ रही है जी, कि हम ये लिखना शुरू कर दें कि उसमें अच्छाइयां कहती बुराइयां कहती ना, सिर्फ बुराइयां और उन बुराइयों को ठीक कैसे किया जाएगा वो। एनएफसी अवार्ड पे भी करें 28th अमेंडमेंट करो। एनएफसी अवार्ड कब आया था? 18th अमेंडमेंट के बाद। हमारे सूबों में फेडरल पैसे इकट्ठे करता है और पैसे जो है ना दे देता है किसको? सूबों को। तो अब सूबे जो है ज्यादा खर्च करते हैं, कमाते कम है, तो वफाक कह रहा है कि भाई ये गलत हो गया था, तो एनएफसी अवार्ड क्या हो जाएगा? उसको रीविजिट किया जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि यस, द एनएफसी अवार्ड was not just, that is why it needs amendment. The devolution of education sowed the seeds of disintegration because everyone had their own agenda and curriculum, right? वो disintegrate कर दे कौम को, उनको अलग अलग चाहिए। ये करेंगे इसके ऊपर। जो पूछा गया उसके बारे में लिखिए, अननेसेसरी चीजें मत लिखिए। अगर बैकग्राउंड की हेडिंग देना चाहते हैं, किसी टीचर ने कह दिया, किसी ने कोई एक आधी 2 4 5 लाइन बैकग्राउंड की लिख दीजिए। अगर आप लिखते हैं बैकग्राउंड 5 सफ़ों का और आखिरी एक सफ़े में लिख दें कि डज टूनेशन थ्योरी एग्जिस्ट और नॉट, आखिरी सफ़े में लिख दें, गलत हो जाएगा। जो पूछा गया उसके बारे में लिखिए। आइडियाज तो वही होंगे, टू नेशन थ्योरी का आइडिया भी आएगा, फॉल ऑफ ढाका वाला भी आएगा, मुजीब के 6 पॉइंट भी आएंगे, बांग्लादेश का टूटना भी आएगा। आइडियाज वही होंगे, उनकी सीक्वेंसिंग चेंज करनी है और उनकी हेडिंग चेंज करनी है। आइडियाज नहीं होंगे सर। आइडियाज वुड नॉट बी न्यू आइडियाज। आइडियाज वही जो पढ़ चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, मेमोराइज कर चुके हैं, लाइनें भी हैं, वकैब भी है, लिखना भी आता है आपको। अब क्या कर रहे हैं? सवाल लिख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आप। ये है हमारी मेजर जो है पेपर सॉल्विंग टेक्निक, जो हमें बेहतर नंबर देती है। बेहतर क्या, बेहतरीन नंबर देती है हमें। उसको जस्टिफाई करना है, वो आप उसके लिए जस्टिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, आप सोर्सेज का कोई फिगर्स दे सकते हैं, राइट। याद रखिएगा, जब भी आप कोई कोटेशन देंगे, कोई जो है ना फिगर देंगे, आपने उसका सोर्स लाजमी लिखना है। यू हैव टू राइट द सोर्स, मस्ट है उसका सोर्स लिखना, राइट। उसका सोर्स लिखना क्या है जी? मस्ट है। ठीक हो गया जी। चले अब आएंगे हम जी कॉस्मेटोलॉजी की तरफ, किसकी कॉस्मेटिक्स कैसे होने चाहिए। तो आपने करना ये है जी जी हम यही लिख देंगे, हम यही लिख दीजिए। ये डुअल स्टांस नहीं है, हम कहेंगे इन पॉइंट्स पे अमेंडमेंट है। हम पहले ही बता देंगे कि जनरली नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स से यहां पर अमेंडमेंट है और वो ये वाले हैं, एंड में इस तरह ऐड कर देंगे उसको। ठीक है, यस, ऐसे ही करेंगे। अमेंडमेंट तो है ना, यस, वो अच्छा ही तो सही ना, उसके अंदर तब्दीली तो आएगी ना, कुछ तो आएगी ना, सारी नहीं बट मैनी। ठीक है, चलो आपने सर बाय करने हैं डॉलर के पॉइंटर्स। मैं डॉलर का जो है ना कोई सेल्स एजेंट नहीं हूं, सेल मी पेन नहीं कर रहा मैं, राइट। डॉलर के पॉइंटर्स लेने हैं, मैं अब प्रेजेंटेशन पे बात कर रहा हूं। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन पे बात कर रहा हूं। डॉलर के पॉइंटर लेने हैं 2, ब्लू और ब्लैक, काफी सारे ले लीजिएगा। आपने हेडिंग देनी है सर ब्लैक से, और बाकी टेक्स्ट जो है वो ब्लू से लिख लीजिए। आपको यहां पर शीट्स मिलेंगी, शीट्स उसी पैटर्न पे ही है जिसपे क्या बनाई हुई है सीएसएस का जो एग्जाम आता है। उसके राइट पे मार्जिन होता है, आपने लेफ्ट पे मार्जिन होता है, उसके राइट पे मार्जिन आपने पहला क्या लगना है, आपने जो ही आपको शीट आएगी, आदत बना लीजिए कि आपने उसका मार्जिन लगाना है। ठीक है, उसका मार्जिन लगाना है। पहला काम क्या है, मार्जिन लगाएंगे। देन नो ओवर राइटिंग। मेरे पास कोई असाइनमेंट लेके आएंगे, ओवर राइटिंग होगी, मैं चेक ही नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। आपसे ओवर राइटिंग हो गई है, उसको दोबारा काट के दोबारा लिख के आइएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास जो असाइनमेंट लेके आएंगे, बाय हैंड लेके आएंगे, उसके अंदर ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मार्जिन लगाना चाहिए ब्लैक से, ब्लू से, या ब्लू ब्लैक उल्टा कर लें, जैसे मर्जी कर लें। ठीक है जी। तो आपने इसके बगैर कोई भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी। ओवर राइटिंग करेंगे, चीजें करेंगे, तो आपके ऊपर जो है वो आपके मार्क्स कम आएंगे। याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन जो है आपका पहला तारुफ है एग्जामिनर के साथ। पहली ग्लांस जो है, पहली जो आपकी शक्ल है, वो क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन। वो कंटेंट, ग्रामर, वो सारी की सारी चीजें बाद में देखेगा।
आप कितने कॉन्फिडेंट हैं बोलने में, चीज़ों में, वो नहीं देखेगा। और दूसरी बात क्या है, आपका कंटेंट। पहला तारुफ क्या हुआ, आपका जो है ना, आपकी प्रेजेंटेशन आपने खूबसूरत की, एंड कोई कटिंग नहीं है, चीज़ें नहीं है, राइट। और फिर आपका जस्टिफाइड है, आप ऐसे नहीं लिख रहे, एक वर्ड इधर लिख लिया, ऐसी लाइन ऐसे नहीं जा रही, लाइन ऐसे सीधी जस्टिफाइड हो के आ रही, समझ आ रही है ना जी, कि इधर ऐसे पीछे करते रहते, सीधा करके लिखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। देन जब वो पढ़ने लगा कि डस्ट 18th अमेंडमेंट नीड अमेंडमेंट, क्या इस बच्चे ने 18th अमेंडमेंट के बारे में तो नहीं लिख दिया ना यार, की टर्म देखते हैं उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, वो तो नहीं किया, रेलिवेंट लिया, हेडिंग्स दी, चीजें दी, और उसके बाद आपने अपनी जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर अपनी जो राइटिंग स्पीड है उसको 8 पेजेस तक लेके जाना जी। 8 पेजेस तक कितने मिनट में, 37 to 40 मिनट्स के अंदर ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, 1.5 से 2 महीने के अंदर। 2 महीने कर लेते हैं अभी, बहुत जल्दी नहीं, 2 महीने 60 डेज के अंदर, ठीक है। अभी के लिए शायद 1.5 पेज होगी, अभी के लिए 1.5 पेज होगी, और आपको लगेगा कि मेरे पास इससे ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है, मैं लिख भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकती, वो एक गलत आपके अंदर माइंड के अंदर होगा, वो आप लिखते लिखते हो जाएंगे। तो ये आपका जो है 1.5 से 2 महीने बाद ये टारगेट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करके देंगे, प्रेजेंट करके देंगे, ठीक है। आपको जो टेस्ट हुआ करेगा यहाँ पर जब होंगे, तो अभी अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, तो आपका ये शुरू हो जाएगा। आखिरी बात, उसके बाद मैं सारे आपके क्वेश्चन लेता हूँ। याद रखिएगा, मैं आपको कल भी दोहराया था, इट शैल बी अ रोलर कोस्टर राइड। आपको डेली का काम डेली करना है। जिस दिन आपने मिस कर दिया, द डे यू आर गोइंग टू मिस, यू आर गोना मिस एवरीथिंग, यू आर गोना मिस देम ऑल। नहीं पकड़ा जाएगा आपसे, आप छोड़ेंगे, दूसरा होगा, आप कहेंगे मेरा पेपर था, मेरा ये था, मेरी क्लास थी, मैं बीमार हो गया, मैं बीमार होगी, 100 एक्सक्यूजेज होंगे। मेरे पास मत आइएगा, मुझे ये मत कहिएगा कि अच्छी तैयारी नहीं हुई, आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी। आपको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अभी पहला 1 हफ्ता 2-3 हफ्ते वार्म अप के होंगे, आपको चीजें थोड़ी कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, आ रही होंगी, मिक्स आ रही होंगी, मिक्स करके चलेंगे। अच्छा, अब हमारे मल्टीपल सब्जेक्ट शुरू होंगे। फर्ज कीजिए हमारे पास जनरल साइंस शुरू होता है, जनरल एबिलिटी होता है, या अंग्रेजी होती है, या करंट अफेयर शुरू होता है, मुख्तलिफ होंगे। हर कैंडिडेट की अपनी अपनी एबिलिटीज है। हम एक सब्जेक्ट लेते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी। एबिलिटी डील्स विद डिजिट्स, और मैथ्स नहीं होता बेसिकली, हमें डिजिट्स जो भी देखते हैं हम कहते हैं मैथ्स ऑफ जनरल एबिलिटी, और साइंस डील्स विद साइंस। अब कुछ कैंडिडेट्स को साइंस नहीं समझ आएगी, कुछ को जनरल एबिलिटी समझ नहीं आएगी, कुछ को दोनों समझ नहीं आ रहे होंगे, और जिनको ये दोनों बेहतरीन समझ में आ रहे होंगे उनको लगेगा कि पाकिस्तान अफेयर या इस्लामियत में उनको दिक्कत आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं 12, ये बड़ी डाइवर्स नेचर के हैं। आपको लाजमी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट ऐसे ही समझ में आए कि जैसे आपको बेहतरीन सब्जेक्ट आने वाला है, राइट? समझ रहे हैं? तो अपने ऊपर थोड़ा सा रहम कीजिएगा। समझ नहीं आ रही, मेरे पास आ जाइए, मुझे बताइए, टीचर को बताइए क्या मसले आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, हर किसी का डिफरेंट हो जाएगा 1-2-3 हफ्ते, 1-1.5 हफ्ते के बाद। तो प्लीज कम्युनिकेट योर कंसर्न्स विद मी, विद अस। इफ यू विल नॉट कम्युनिकेट, वी विल नॉट नो एनीथिंग, वी विल नॉट नो एनीथिंग। कम्युनिकेट करेंगे तो हम उसका तरीका निकाल सकते हैं। जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस एज मेनी एज यू कैन। हमने एग्रीड अमेंडमेंट के बारे में, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे हमें इसमें मान के चलना पड़ेगा कि जो एग्जामिनर है उसको प्री रिक्विजिट नॉलेज। जी एग्जैक्टली, जी सर, बिल्कुल 100%। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और उसके अंदर जब हम लिख रहे होंगे 18th अमेंडमेंट का एनालिसिस कर रहे होंगे, तो हम बताएंगे ना उसको कि 18th अमेंडमेंट क्या थी, कौन सी चीजें आई, 2-3 लाइनों में बता देंगे 18th अमेंडमेंट आई, यू नो के द बैकग्राउंड। अगली पहले जवाब दे के पहले पैराग्राफ के अंदर पहले बता देंगे बैकग्राउंड, दूसरी हेडिंग बैकग्राउंड की दे दें, वो 2-4-5 लाइनें लिख लें, चार्ट बना दें उसको, चीजें कर रहे हैं। यस, एक चीज, डू नॉट ड्रॉ मैप्स फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड, अगर इफ एंड ओनली इफ, वो तब नहीं बनाने अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। अगर आप मैप्स की जगह पर डक्स क्रिएट करना चाहते हैं, या कोई जो है ना लेक बना दी है आपने मैप के ऊपर, जो है ना इस तरह करके कोई जिगजैग बना दिया, अमेबा बना दिया, जैसी शक्ल बना लेता है वो, राइट? तो डू नॉट ड्रॉ अमेबास। अगर अच्छे हैं बनाइए, फ्लो चार्ट्स भी बनाइए, लेकिन सिर्फ फ्लो चार्ट्स और मैप ना बनाइए, टेक्स्ट भी लिखना है, राइट? और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो उसको अच्छा कर लीजिए, और अगर फिर भी अच्छी नहीं हो रही फिर मत बनाइए, ठीक है जी? फिर मत बनाइए। जी क्या करें? हम लोग सेंटेंस लेके जा सकते नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते। कुछ सेंटेंस में मैंने सुना था कि अलाउ करते हैं। चलो वो उस सेंटर में जाएगी जहां पे अलाउ करता है, उनसे पूछ लेगा लिखा होगा इस सेंटर में अलाउड है, किस सेंटर में अलाउड नहीं है, उस सेंटर खोल दे। कैसे
ले लिए थे बेटी, इस दफ़ा ले लिए थे उन्होंने, सारों से ले लिए थे, स्टेंसिल ले लिए थे, इस दफ़ा कैटेगोरिकली ले लिए थे उन्होंने, लोगों ने कस्टमाइज स्टेंसिल्स बनवा के गए हुए थे, ले लिए थे जी। नोट्स मेकिंग में सर अभी आपने थोड़ा सा बता देते हो, डेट आया था उसको ठीक बता सकते हैं? नहीं सर, नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, वोकैबुलरी निकाल दी है उसमें से। तो सर अभी मैं नहीं बता सकता सर, बता सकता हूँ, कैन का जवाब है यस, बताऊँगा नो, टाइम पे आएगा सर वो ऑफिस पे जाओ, टाइम पे आओ। सर, कोई बात नहीं, मैं जो ना उनका फॉल्ट होगा या आपका होगा, शाम वाली क्लास में आ जाएगा, डिटेल बात की है हमने तो जी। लास्ट में जी सर ये रेफरेंस का आपने बताया, जरा रेफरेंस का बताएंगे पेपर में रेफरेंस? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है कोई एक कोट लिखते हैं, कोट आपने लिख दिया बगैर रेफरेंस के, इन्वर्टेड कॉमास लिखे ना, तो वो क्रॉस। आपने फिगर लिखा कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो है वो कितना है, जो है ना वो $27 बिलियन है, सोर्स ने लिखा, कहाँ से पढ़ा, क्या हुआ, क्रॉस। सर कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो कि जैसे अननोन सोर्स है या अननोन कोई सोर्स नहीं होता सर, सर मतलब कोई ऐसा सोर्स है जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, कुछ ऐसा भी है या नहीं? कुछ सारे सोर्स एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, एवरीथिंग एक्सेप्टेबल। अब डॉन सोर्स नहीं है, डॉन का न्यूज़पेपर सोर्स नहीं है सर, किताब सोर्स हो सकती है, कोई इंसान सोर्स हो सकता है, कोई रिपोर्ट सोर्स हो सकती है, वो नहीं है, आर्टिकल हो सकता है। मलेहा लोधी का कोई आर्टिकल है वो? हाँ, मलिया लोधी का आर्टिकल को मलिया लोधी को खुद ही अपना नाम बना के लिखते हैं, उसको कोट करने की जरूरत नहीं, अपने उसकी वर्ड वैसे ही लिखते हैं। सर वैसे अगर रेफरेंस याद ना आ रहा हो तो हम ना लिखे उसको, फिर इन्वर्टेड कॉमास में ना लिखे ना। मैं एक क्वेश्चन ले लूँ उनका, फिर मैं आपको मैं क्वेश्चन ले लूँ जी, लास्ट में क्वेश्चन कर। Just like while answering a question, so is it necessary that we take an absolute stance, like if we are conflicted between the two sides? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि आंसर आपका क्या है। जैसे टू नेशन थ्योरी वाला था, if you are conflicted के नहीं मतलब like दोनों साइड पे अगर जैसे टू नेशन थ्योरी was mostly based, एक आपका main foundation was religion, तो अगर ढाका और पाकिस्तान मतलब like religion की वजह से नहीं stay कर सके together, तो like थोड़ा सा उसके against देखिए, टू नेशन थ्योरी कहती ही यही है कि हम रिलीजियस बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे हम अलहदा हुए। पाकिस्तान इज द ओनली आइडियोलॉजिकल, द फर्स्ट आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। हम नेशन स्टेट नहीं है 1648 वाली वेस्टफेलिया वाली। तो जो बांग्लादेश बना वो नेशन स्टेट पे बना है, वो आइडियोलॉजी वाली नेशन नहीं बनी। आइडियोलॉजी की बेसिस पे अगर नेशन टूटती तो तब हम उसको कहते हैं। नेशन का बेसिस ही डिफरेंट है, हम उस वो स्टांस ले नहीं सकते। जब कॉन्फ्लिक्टिंग स्टांस आ जाए, आर्गुमेंट हो तो लिख लेंगे, आपका जवाब है ये, लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग स्टांस है नहीं। यस, वैसे कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं है। स्पेसिफिक आपने इसकी एग्जांपल दे रही थी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। राइट जी, सवाल कर दिया। Sir, I just had to ask about the source. That Wikipedia is not an acceptable source. No, it's not acceptable. Wikipedia is not. No, it's what you don't. Wikipedia is not. आप क्या सवाल करते हैं आप? जी सर। जैसे मैंने क्वेश्चन किया, जैसे यूएस चाइना वाला क्वेश्चन है, तो उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हाँ हाँ, उसमें कॉन्फ्लिक्टेड क्या होगा? उसमें साउथ चाइना सी का सारों को पता है, ताइवान का इशू सारों को पता है, राइट? उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा? सर देखिए, अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ लें, जहां पर आएगा। मैं मिसाल देता हूं, चले आप वाले बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग कहां पे आ सकता है? इज इट इनएफिशिएंसी और करप्शन विच हैज स्लोड डाउन द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री? नाअहली है या करप्शन? आप कुछ कहेंगे नाअहली, कुछ कहेंगे करप्शन, राइट? अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यहां पे आ गया, जो मर्जी ले लीजिए यहां, राइट? देयर इज नो राइट और रॉन्ग। देयर इज नो राइट और रॉन्ग। अब ये नहीं करता कि दोनों ही हैं, इतना ऐड कर दीजिए अपना स्टांस थोड़ा, ज्यादा करप्शन है, अगर दोनों लिखना चाहते हैं, थोड़ी इनएफिशिएंसी है, ज्यादा एफिशिएंसी है, इनएफिशिएंसी थोड़ी करप्शन है, यहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग आ गया, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस के वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको आगे कैसे लेके करना है, सॉल्व कैसे करना है। सर इसी क्वेश्चन से है कि अब हम जो भी क्वेश्चन का अगर हम एक उठा रहे हैं, करप्शन उठा रहे हैं, तो उसी की पॉजिटिव टर्म्स में हम लिखेंगे या दूसरे को पॉजिटिव टर्म्स नहीं, उसने कहा कि करप्शन है, बदउनवानी या नाअहली, हमारे मुल्क को किसने पीछे किया, स्लो डाउन कर दिया, आहिस्ता कर दिया तरक्की में? तो हम बताएंगे करप्शन ने किया, इनएफिशिएंसी नहीं किया। पहले बताएंगे करप्शन ने कैसे किया और इनएफिशिएंसी का पार्ट कैसे कम था। अगर इनएफिशिएंसी कह दिया तो ये प्रूव करेंगे कि इनएफिशिएंसी ने किस किस तरीके से किया, क्या फैक्टर्स हैं, और करप्शन ने कैसे, अगर किया तो सही लेकिन उसने कैसे कम उसका पार्ट था। तो ये करके कंक्लूड कर देंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि करप्शन जो थी वो इनएफिशिएंसी की भी एक कॉज बनी, जिसकी आप ये कर सकती हैं। पहले फिर जवाब क्या होगा? करप्शन है
और क्योंकि वही कॉज बनती है इनएफिशिएंसी की, और कुछ कैंडिडेट्स होंगे वो कहेंगे इनएफिशिएंसी है जो कॉज बनती है करप्शन की, जो मर्जी कर दीजिए, वो तो आपके डिपेंड करता है। जी सर, दे दे ना दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे डजंट मैटर, दे दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर, क्वेश्चंस। सर ये क्वेश्चंस में कभी कभार डिस्कस आया होता है, कभी कमेंट आया होता है, कभी क्रिटिकल, एक ही चीज है ये, लिख दे भाई, यू नो राइट, डिस्कस, कमेंट। देखिए ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डू नॉट वांट टू इंडल्ज एंड गो इंडल्ज यू इन द डिटेल्स, राइट। हम बाद में कर लेंगे इनको, सारी बातों का जवाब। अभी के लिए आप लिखिए, अभी के लिए लिखिए, अभी के लिए इन सारों का मतलब एक जैसा ही है अभी के लिए, ठीक है। कुछ अरसे के बाद, को एक 15-20 दिनों के महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जब एक एस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, दूसरा स्टार्ट होगा, फिर थोड़ा चेंज करेंगे, फिर चेंज करेंगे, ऐसा से करते जाएंगे। लास्ट में जी डिपेंड करता है कि सवाल क्या पूछा गया, ठीक है। अगर इशू बेस कोई आता है ना कि टेररिज्म इन पाकिस्तान, इस तरह का जो इशू होता है, उसके अंदर वे फॉरवर्ड जो है ना लाजमी होता है। देखिए आपको मैंने ये बता दिया ना, जैसे मैं कल प्रेसी पढ़ाऊंगा आपको, तो आप उसमें कुछ गलतियां करके आएंगे, फिर मैं उस गलतियां ठीक करके फिर आपको रूल और ऐड करवाऊंगा, इस तरीके से करते जाएंगे। अभी आप, मैंने आपको बेसिक एक लेक्चर दे दिया है, अभी आप जब चेक करके आएंगे मेरे पास, टीचर्स के पास, वो आपको एडिशन करवाते जाएंगे। ये बेसिक सिलहट है, एक आउटलाइन है कि आपने इसको बनाना कैसे, करना कैसे, राइट। आप इस पे स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं कैसे करना है हमने, ठीक है जी। बट कंसिस्टेंसी इज द की सर। नोट्स मेकिंग है, कैसे बनाए हैं मुझे चेक करा लीजिए, टीचर्स हैं उनको चेक करा लीजिए, थोड़ी सी अमेंडमेंट को एडिशन ओमिशन करा देंगे, बनाते रहिए थोड़ा सा। वो मेमोराइज आपने करना है सर, काम आपने करना है, काम आपने करना है सर। अननेसेसरी सोचना नहीं है, अननेसेसरी पढ़ना नहीं है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, राइट पढ़ना है।